हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हमारा 8th चैप्टर जो था, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, वो कंप्लीट हो चुका था। और मैंने आपसे जैसे बोला था कि आज हम क्या करेंगे मेरे भाई, आज हम क्या करेंगे मेरे भाई, आज हम इसका क्या करेंगे, चैप्टर का रिवाइज करेंगे, मतलब इसकी रीडिंग लगाएंगे चैप्टर की। ठीक है, चलो ठीक है। इसके अंदर के क्वेश्चन आएंगे, उनको थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे अपन। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? सभी को क्लियर आवाज आ रही है मेरे भाई? बताएंगे एक बार, सभी सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? चलो, सभी को आवाज क्लियर है? चलो देखते हैं मेरे भाई। चैप्टर 8, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। क्या है मेरे भाई? अनुवांशिकता। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, अब हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं मेरे भाई अनुवांशिकता। हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव, जीव का मतलब व्यष्टि, उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। तो देखो मेरे भाई, जब हमने चैप्टर पढ़ा, धीरे धीरे हमने सारी चीजों को समझा, और एक एक चीज को हमने जब पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मतलब हमारे अंदर विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताएं आने के साथ साथ हम बताते हैं कि किस तरीके से जैव विकास हुआ है, जैव विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसा पता लगता है। देखो, पिछली क्लासें जो हुई है, उनमें अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई भी चीज का डाउट है मेरे भाई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं मेरे भाई, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। देखो, अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा प्राप्त होती है। देखो यहां से समझने के, अधिकतम संख्या में, कल अपन ने देखा था ना कि भाई अधिकतम संख्या में अगर लोग जनन करेंगे, अलैंगिक जनन होगा, तो उनमें क्या हो जाएगा, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। देखा था अपन ने? हाँ सर, देखा था। ठीक है, अब देखो आगे। तो हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। मतलब होते तो जनक के समान है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। जो सफल विभिन्नताएं, मतलब जो ज्यादा विभिन्नताएं आएंगी, वो किसमें आएंगी? लैंगिक प्रजनन प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में नहीं होता। ठीक है, यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। परिलक्षित का मतलब है दिखाई देती है। इस अध्याय में हम उन क्रिया विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती है। ठीक है, तो अब देखो ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वंशानुगति होती है, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो देखो मेरे भाई, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, संचयन का मतलब है जुड़ना। ठीक है, देखो, संचय करना एक तरीके से। ठीक है, तो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से, पूर्ववर्ती का मतलब जो पिछली पीढ़ी है, उससे वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। जो पुरानी संतति है, जैसे मान लो हम हमारे माता पिता से पैदा हुए हैं, तो वो इंसान थे, तो हम भी क्या बने हैं? इंसान बने हैं। ठीक है, ये बात इसने कही है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक आधारिक शारीरिक अभिकल्प या डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा, कि जो नई पीढ़ी है उसका परिणाम क्या होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहारित विभिन्नताएं एवं कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाएंगी, पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी बनेगी, मतलब जो संतान होगी, पूर्ववर्ती जनक जो होंगे, उनसे संतानें पैदा होंगी। उन संतानों में अपने माता पिता की बजाय उनमें क्या होगी? थोड़ी सी विभिन्नता होगी। जब हमारी पीढ़ी, जैसे मान लो कि जब मेरे माता पिता है तो उनसे हम पैदा हुए, मान लो मैं पैदा हुआ, तो मेरे अंदर विभिन्नता आई है। अब मेरे बच्चे जो पैदा होंगे उनमें भी थोड़ी सी क्या आ जाएगी? विभिन्नता आ जाएगी। ठीक है, अभी विभिन्नता क्यों, क्या, कैसे आई है, वो देखते हैं। चित्र 8.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। किसमें होता है? अलैंगिक जनन में। क्या कह रहा है? देखो, उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। मान लो ये अकेला जीव है, इसने जनन करके दो बना लिए, फिर दो से चार बन गए। ठीक है, तो देखो समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं।
जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। अब देखो, इन इसमें देखो मेरे भैया, एक जीव था, एक जीव से 2 जीव बने। अब इन दोनों जीवों में विभिन्नता तो है, लेकिन कितनी है? हल्की सी है। कैसे? कि भाई इसमें जो ऊपर ये था ये ब्लू कलर का था, लेकिन यहाँ पे रेड से था। यहाँ पे ब्लू था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रीन है। तो देखो थोड़ी थोड़ी सी विभिन्नता इसमें चित्र के माध्यम से समझाया इसने कि जो हमारा एक जीव है वो 2 जीवों में मतलब क्या हो जाता है? 2 जीव उत्पन्न करता है। एक जीव कितने उत्पन्न करता है? 2। फिर 2 से कितने हो जाते हैं? 4। अब इनमें जो विभिन्नताएं आई हैं वो थोड़ी-थोड़ी विभिन्नताएं हैं, लेकिन समानता तो अधिक है ना। देखो ये गोला, बाकी की चीजें भाई ये इसमें और इसमें अगर देखें अपन, जैसे इसमें और इसमें देखें तो भाई इनमें एक ही चीज का तो विभिन्नता आई है, बाकी का तो सब कुछ सेम है। मतलब कि कहना क्या चाह रहा है कि भाई समानताएं तो ज्यादा होंगी, समानताएं तो क्या होंगी? ज्यादा, और विभिन्नताएं क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, चलो। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। अधिक क्या होंगी? समानताएं। और भिन्नताएं क्या होंगी? बहुत कम। तो देखो उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा। अंतर का मतलब है विभिन्नता, तो अंतर जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, है ना। और समानताएं क्या होंगी? अधिक होंगी। जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। किसके कारण हुई होंगी? डीएनए की जब प्रतिकृति बनी होगी, डीएनए की जो फोटोकॉपी बनी होगी मेरे भाई, उस टाइम पे क्या बनी होगी? उसके उसमें त्रुटि आ गई होंगी, गलती आ गई होंगी, एरर आ गई होंगी। उनकी वजह से ये क्या हो जाएगी मेरे भाई? ये उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। ये तो किसकी बात कर रहा है? अलैंगिक जनन की। ठीक है, लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें विभिन्नताएं क्या होंगी? और भी ज्यादा होंगी। इसके विषय में हम अनुवांशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। जब हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। अब देखो समझने का प्रयास करेंगे, यहां पे समझो। देखो चित्र में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति, शीर्ष पर दर्शाए गए पहले पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि 2 संतति को जन्म देंगे। ये वाला जो जीव था इसने 2 संततियों को जन्म दिया। कितनी संततियों को? 2 संततियों को जन्म दिया है। आगे देखो, जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी। संरचना तो क्या है? एक समान है। हाँ सर, समान है, परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में 2 जीवों को उत्पन्न करेगा। कितना को उत्पन्न करेगा? 2 जीवों को। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। ठीक है, समझे कुछ कहना? कहने का अर्थ समझे क्या भाई? कि इनकी शारीरिक संरचना तो समान है, कि भाई इस वाले चित्र की तरह ही दिख रहे हैं सारे के सारे। हाँ सर, लेकिन इनमें क्या है? किसी में कुछ अलग कलर से दिखाया, तो ये विभिन्नता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? विभिन्नता को। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। क्या किसी प्रजातियों में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से नहीं है। ठीक है, अपने अस्तित्व में रहने की, जैसे कि जैसे था वैसे के वैसे रहेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। ये वाली चीज बताई थी मैंने कि भाई मान लो कोई भी जीव है, मान लो ठंड वाले इलाके में रहता है, उसको अपन जैसे मरुस्थल में ला के रख दे, ठीक है, तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं रह पाएगा। आइए, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? अब देखो मेरे भाई, पहली बात तो यहाँ क्या पूछ रहा है, देखो समझो। यहाँ पे कह रहा है सर अलैंगिक जनन। किसकी बात कर रहा है? पहले तो ये बताएंगे कि सर अलैंगिक जनन की किसकी बात कर रहा है? अलैंगिक जनन की बात कर रहा है। दिख रहा है सभी को? ये किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? अलैंगिक जनन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है? यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया कि फोटोकॉपी बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी। तो मेरे भाई जब फोटोकॉपी ज्यादा बनेगी तो ज्यादा समय लगेगा। समझो कैसे? कि भाई जो 60% जीवों में पाया जा रहा है,
बी जो है लक्षण बी वो कितने प्रतिशत में पाया जा रहा है 60% में। मतलब कि कहना क्या चाह रहा है कि भाई इसमें जो लक्षण बी है वो उस समष्टि में 60% पाया जा रहा है। तो जो अधिक पाया जा रहा है वो मतलब क्या है बहुत पहले का है, क्या है बहुत पहले का। तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो हम बताएंगे कि जो लक्षण मेरे भाई जिसका प्रतिशत ज्यादा है, तो किसका प्रतिशत ज्यादा है, हम बोलेंगे कि सर लक्षण जो बी है उसी का प्रतिशत ज्यादा है। और यही क्या है मेरे भाई, यही क्या है मेरे भाई, यही लक्षण है जो पहले उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे देखें। आगे देखिए क्या बताओ, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से, देखो ध्यान से समझेंगे दूसरा प्रश्न क्या है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। बताओ बताओ किस प्रकार बढ़ जाता है। ठीक है, पहला वाला तो समझ में आ गया ना भाई, पहले वाले के बताएंगे, पहले तो एक बार पहले वाले के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, तुमने देखा क्या भाई कि भाई ये देखो 10% पाया जा रहा है, 60% पाया जा रहा है, अलैंगिक है। अलैंगिक में क्या होता है, धीरे धीरे विभिन्नताएं आती है, ऐसा नहीं कि अचानक से आ गई, नहीं सर। तो धीरे धीरे विभिन्नताएं आती है, धीरे धीरे विभिन्नताएं आती है, धीरे धीरे विभिन्नताएं आती है। तो जब 60% अगर आ रही है तो इसके लिए क्या है भाई, बहुत लंबा टाइम हुआ होगा। और जब इसमें क्या होंगे, धीरे धीरे परिवर्तन आया होगा, और ये जो लक्षण है बी ये तभी दिखाई दिया होगा। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होती है कि विभिन्नताएं जो आती हैं वो धीरे धीरे आती हैं। इसलिए यहाँ कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो मेरे भाई यहाँ जो लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा वो होगा लक्षण बी। क्या होगा, लक्षण बी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताएंगे सभी, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ किसी को, अगर कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। बताओ किस प्रकार बढ़ जाता है, तो विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व, मेरे भाई जब विभिन्नताएं आएंगी तो कोई मान लो सर्दी में रहने के लायक बनना है, तो जब शुरू शुरू में ही सब चीजें, जैसे बच्चा अगर शुरुआत से होगा ना मेरे भाई, शुरुआत से ही जिन वातावरणों में रहेगा, जिन वातावरण के अनुकूल रहेगा, वह उसी में अपना अस्तित्व रख सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अभी हमको यहाँ इस तरीके से, अब यहाँ पे तो अपन क्या है, राजस्थान में तो सर्दी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है, इस तरीके से है। लेकिन अगर मान लो, अगर बात हो मान लो जम्मू कश्मीर की, तो वहां मतलब मेरे भाई वहां के जो लोग हैं, या फिर और मान लो कि और विदेश के लोगों की बात करें हम, और विदेश के लोगों की बात करें जहां ठंड ही रहती है, सूर्य का नामो निशान नहीं है, वहां सूर्य दिखता भी नहीं है, और टेम्परेचर मान लो माइनस के ऐसे मान लो कि माइनस के मतलब 26 डिग्री, या फिर माइनस के 40 डिग्री, इस तरीके से मतलब वहां का टेम्परेचर रहता है, हम मान रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अब ये -40 वाले टेम्परेचर वाले व्यक्ति को अगर हम 50 डिग्री वाले टेम्परेचर पे लाएं, तो -40 का मतलब तो क्या है मेरे भाई, गर्मी है, क्या है मतलब -40 का मतलब तो सर्दी है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो -40 का मतलब तो है सर्दी, लेकिन 50 का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी। मेरे भाई कितने का डिफरेंस आ गया, 40 तो ये है, फिर 60 और 50 110 के समथिंग। ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से क्या आ गया परिवर्तन। तो जब मैं उस 40 वाले को अगर मरुस्थल में लाके छोड़ दूंगा तो वो जी पाएगा क्या, नहीं सर। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, तो बताएंगे मेरे भाई किस प्रकार बढ़ जाता है। तो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसमें बताओ कि भाई जब ये परिवर्तन होगी ना, विभिन्नताएं होंगी, ये उनको उस वातावरण के अनुकूल ढलने में सहायता करती है। ये क्या करती है मेरे भाई, ये किसी भी जो भी जीव है, जो विभिन्नताएं हैं इनके कारण क्या करती है मेरे भाई, ये अपने आप को किसी अन्य अवस्था में या फिर अन्य जो पर्यावरण है उसमें ढालने के लिए क्या करती हैं, सहायता करती हैं। बताओ समझ में आ गया, ये वाली चीज समझ में आई कि 60% जीवों में पाया जा रहा है, तो 60% जीवों में पाया जा रहा है, ये 10% सदस्यों में पाया जा रहा है। तो ये विभिन्न, ये जो लक्षण है वो कब प्रभावी हुआ होगा, अलैंगिक जनन है तो धीरे धीरे प्रभावी हुआ होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रभावी हुआ तो 60% में कौन है, बी। तो अब ये काफी टाइम से रहा होगा, तो इसने यही पूछा था कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो मेरे भाई हम बताएंगे कि पहले लक्षण कौन सा उत्पन्न हुआ होगा, बी लक्षण उत्पन्न हुआ होगा, और इसी वजह से क्या है 60% जीवों में पाया जा रहा है। दूसरी बात, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे विभिन्नताएं होंगी वो उस वातावरण के अनुकूल, जिस जीव में भी विभिन्नता पाई जाएंगी वो उस वातावरण के अनुकूल ढलने में क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, या उस वातावरण में ढलने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अनुवांशिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुवांशिकता की। देखो मैंने सारी चीजों के नोट्स तुम्हें बनवा दिए हैं, अब हम ओनली रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज आएगी जो मैंने नहीं पढ़ाई होगी तो मैं उसको बता दूंगा अच्छे तरीके। ठीक है मेरे भाई, चलो आनुवांशिकता की बात करते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन मतलब अभिकल्पना का, ठीक है, होना है। आनुवांशिकता नियम बताता
आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब कौन कौन से लक्षण है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला आता है वंशागत लक्षण। देखो मेरे भाई, मैंने नोट्स तुम्हें प्रॉपर बनवा चुका हूं। आज हम किताब की बुक की रीडिंग कर रहे हैं, चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं ओनली। ठीक है, चलो वंशागत लक्षण देखो कहना क्या चाह रहा है। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। तुम देखो, हर कोई आदमी है भाई, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, क्या मेरे पापा की तरह दिख रहा हूं? क्या नहीं सर। क्या मैं मेरी मम्मी की तरह दिख रहा हूं? क्या सेम टू सेम? नहीं सर। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं पैदा तो उन्हीं से हुआ हूं, लेकिन लेकिन मेरे भाई मैं उनकी तरह पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या चक्कर है, ये क्या चीज है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा? तो देखो इसने क्या बताया है कि ये विभिन्नता जो दिख रही है ना मेरे अंदर, जो विभिन्नता है वो क्यों दिख रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली ईयर लोब स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर देखिए। इस परीक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशानुगति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। कर्णपाली का मतलब है जो तुम्हारे ये कान के नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये जो कान के नीचे का हिस्सा है ये किसी का तो इस तरीके से लटक रहा होगा। देखो दिख रहा कैसे दिखेगा, देखो इस तरीके से ये लटक रहा है मेरे, तो ठीक है। अब कईयों की क्या होगा, इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा पूरा जुड़ा होगा, यहाँ पे इस तरीके से लटकता हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो इन चीजों के हमें क्या करना है मेरे भाई, इन चीजों की मेरे भाई हमको क्या करना है, इन चीजों के बारे में हमको पता लगाना है, फिर इसकी गणना करनी है। ये क्रियाकलाप है जो तुम कर लेना, ठीक है। देखो ये रहा, देखो ये तो क्या है, इस तरीके से लटका हुआ है और ये इसमें जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्णपाली, ठीक है, ईयर लोब, ठीक है, ईयर लोब, ठीक है मेरे भाई। ये कर्णपाली मतलब जहां पे तुम कुंडल वगैरह पहनते हैं वो, ठीक है, लड़के भी पहनते हैं लड़कियां भी पहनती हैं। आगे आ जाओ, लड़के और लड़कियां दोनों ही पहनती हैं। तो ये मैंने बता दिया। कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं, ध्यान से समझ लेना, अगर ये नहीं मतलब लिख लेंगे कि अगर वो पूछ भी ले तो कर्णपाली किसे कहते हैं, तो कान का जो निचला भाग होता है उसको कर्णपाली कहते हैं। यह कुछ लोगों के सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। क्या है? दो परिवर्त हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब बात करते हैं मेरे भाई लक्षणों की वंशानुगति के नियम, मेंडल का योगदान। जो लक्षणों की वंशागति हुई थी उसमें मेंडल का क्या योगदान था, ये बात करते हैं। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई पिता पिता के लक्षण जाएंगे, माता माता के लक्षण जाएंगे, ऐसा नहीं है। माता और पिता दोनों के लक्षण जाएंगे, जो भी बच्चा होगा उसमें माता के भी जाएंगे और पिता का भी जाएंगे। तो इसने कहा है कि मानवों में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति मतलब कि शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है मेरे भाई कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। क्या होंगे? दो विकल्प होंगे। प्रत्येक संतति में कितने विकल्प होंगे? दो विकल्प। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा है बताओ। जैसे मान लो अभी अपन बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी के पापा काले हैं और किसी की मम्मी गोरी है, या किसी के गोरी मतलब किसी के गोरे पापा मतलब किसी के पापा गोरे हैं और किसी की मम्मी काली है, ठीक है। अब बच्चा कैसा होगा भाई? काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। तो बच्चे के पास दो चीजें हैं, या तो वो काला होगा या गोरा होगा। तो इसने यही बोला कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के प्रत्येक संतति में मतलब जो भी संतान है उसमें कितने विकल्प होंगे? दो। या तो वो गोरा होगा या काला होगा, छोटा होगा, बोना होगा, मतलब बोना या लंबा होगा। तो दो विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा कि भाई कौन सा दिखाई देगा कि लंबा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, ठीक है। भाई आदमी जो है वो लंबा होगा, बोना होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये कैसे प्रभावित होगा? कौन सा लक्षण है जो दिखाई देगा? तो इसने कहा कि मेंडल। मेंडल बॉक्स में देखिए, बॉक्स में देखिए भाई, बॉक्स कहाँ है? इधर दिखाए ना क्या? चलो, मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ नियम, कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग एक शताब्दी से पहले किए थे। मतलब कि एक साल मतलब शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, तो 100 साल पहले, ठीक है। चलो अब देखो,
ये रहा बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में देखने के लिए कह रहा था अपन से, है ना। चलो अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है, चलो। देखो भाई, जुकाम लग रही है नालायक को। पी लो, दिखेगा। 1 मिनट। देखो, अब कहना क्या चाह रहा है ये देखो भाई। इसने क्या कहा, ग्रेगर जॉन मेंडल, पहली बात तो ये कि ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है मेरे भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इसका जन्म कब हुआ, 1822 में, और मृत्यु 1884 में। कितने में, 84 में। कितने साल जिया ये बताओ, कितने साल दिया, 84 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 62। 62 दो 64 बीस 84, तो ये 62 साल जिया मेरे भाई। ये 62 साल में देखो क्या क्या कर गया, है ना। तो कितने साल जिए ये, 62 साल। अब देखो, अब ध्यान से समझेंगे कि मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी, ठीक है। गिरजाघर में, अजायब घर नहीं है नालायक, को गिरजाघर है, ठीक है। चर्च जो लोग होते हैं, चर्च जो क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, उनको गिरजाघर, ठीक है। तो गिरजाघर में हुई थी, तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। कहां पे गए, वियना, ठीक है, ठीक है। चलो, अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में, अब वियना कोई ऐसा नहीं है गांव है, ये भाई मेरे भाई देश है, विदेश है ना, ठीक है। तो अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वो क्या हो गए मेरे भाई, जो पढ़ते थे ना, जैसे अपन पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं मान लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मतलब ये भी फेल हो गया था, ये भी फेल हो गया था, तो इसने क्या किया, देखो ये फेल हो गए थे ग्रेगोर मेंडल, तो इन्होंने क्या किया कि अध्यापन हेतु जो सर्टिफिकेट की परीक्षा थी उसमें ये असफल हो गए। लेकिन लेकिन ये असफल हो गए, लेकिन इनकी खोज की प्रवृत्ति, ये मतलब खोज करते रहते थे, तो इसकी जो इनकी जो खोज की प्रवृत्ति थी उनको ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो दबा नहीं सका। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया, ठीक है। किस पर प्रारंभ किया, मटर पर, ध्यान से समझेंगे। वह अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए तथा मटर पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया, ठीक है। तथा यह वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत इसमें बताओ। ये तुम्हारा मेंडल के बारे में हो गया। पहली बात तो ये कि कब इसकी मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन कौन थे भाई, जिन इनको अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ध्यान से समझ लेना, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ, 1822 में, मृत्यु 1884 में, ठीक है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, मतलब इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गिरजाघर में हुई थी, ठीक है। और उनकी जो मतलब ये विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे, वियना विश्वविद्यालय गए थे, वहां पर ये फेल हो गए थे। लेकिन इनकी मतलब जो खोज की प्रवृत्ति थी उसको ये सर्टिफिकेट नहीं दबा सके, और ये अपने मोनेस्ट्री वापस आए और इन्होंने मटर के अध्ययन पर, मटर का पौधा था उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं मेरे भाई आगे। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी, मतलब विकल्पी, विपर्यासी का मतलब क्या है, विकल्पी, मतलब जिनमें विकल्प बहुत सारे हो, अनेक विकल्पों, विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से, स्थूल का मतलब खुली आंखों से दिखाई देते हैं। उदाहरणतः गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे, ठीक है। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। इन्होंने पहले क्या किया, ये भाई मेरे भाई मोनेस्ट्री आए, वहां पे इन्होंने प्रयोग करते रहे, और इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया। जब इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो इन्होंने क्या किया, एक तो लंबा वो ले लिया पौधा और एक बौना पौधा ले लिया। अब उनके बीजों का जो संकरण करवाया, इसने क्या करवाया, संकरण करवाया। तो इनके जब इन्होंने संकरण करवाया तो इनको क्या मिले भाई, पौधे प्राप्त हुए। अब इन्होंने देखा कि भाई कितने पौधे थे, कितने पौधे हैं ऐसे जिनमें बोने हुए, मतलब जिनमें बोने हैं, और कितने हैं जो लंबे हैं, ठीक है। जब इन्होंने देखा, जब दोनों बीजों को उगाया तो इन्होंने देखा संकरण करवा के कि भाई कौन सा पौधा ज्यादा
मतलब कौन से पौधे ज्यादा हैं, लंबे वाले हैं या बोने वाले। तो इन्होंने क्या किया देखो, प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, बीज की ऊंचाई का नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई ये मान लो छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, ऐसा नहीं था। वो या तो प्रॉपर लंबा ही था या प्रॉपर बोना था, ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्सचर हो गया और फिर मतलब ऐसे इस तरीके से आध ये मतलब देखो या तो बोना ही था या क्या था, लंबा था। ऐसा नहीं है कि बीच का सा रह गया हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, आ जाओ। बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। ये वाली चीज मैंने लिखाई है कि दो लक्षण है तो उनमें से एक ही लक्षण दिखाई देगा, छोटा है तो छोटा दिखाई देगा, बड़ा है तो बड़ा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि बीच का सा बन जाए, छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं। ठीक है, तो उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, उन दोनों का जो मिश्रित प्रभाव है वो दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई नहीं देता। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। इन्होंने क्या किया मेरे भाई, ध्यान से समझो। भाई इन्होंने दो पौधे उगाए, लंबे का और बोना पौधा, लंबा पौधा और बोना पौधा। जब इन्होंने देखा कि भाई कैसे मतलब इनमें अगर अपन करवा रहे हैं संकरण, एक मिनट रुक भाई, सॉरी। तो क्या हुआ मेरे भाई देखो, इसमें क्या हुआ कि लंबे पौधे और बोने पौधे में जब इन्होंने संकरण करवाया तो इन्होंने देखा कि भाई जो पौधे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, लंबे हो गए। ये सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे, है ना। इन्होंने देखा कि ऐसा कोई भी नहीं था कि जिसमें छोटा हो, मतलब जिसमें मतलब छोटा और बोन, इतने इन्होंने क्या लिया, लंबा पौधा और छोटा पौधा, मतलब बोना पौधा और लंबा पौधा लिया। इन्होंने देखा कि ऐसा कोई सा भी नहीं था जिसमें ना तो वो बोना से ज्यादा बड़ा हो और लंबाई से थोड़ा छोटा, मतलब बीच का सा कोई भी नहीं था, या तो वो छोटा ही था या बड़ा ही था। जब इन्होंने देखा भाई F1 पीढ़ी जब इन्होंने करवाया संकरण करवाया तो इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में सारे ही पौधे क्या हो गए, लंबे पौधे आ गए। क्या आ गए, लंबे पौधे आ गए। क्या आ गए, लंबे पौधे। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से। ठीक है, देखो तो इनमें क्या आए, लंबे पौधे आ गए। क्या आ गए, लंबे पौधे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जो लंबे पौधे आए थे, इन्हीं लंबे पौधों में से मतलब इन्होंने क्या किया, दोनों लंबे पौधों को लेकर इन्होंने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। क्या करवा दिया, संकरण। जब इन्होंने संकरण करवाया तो इन्होंने देखा कि तीन पौधे तो लंबे बने हैं और एक पौधा क्या बना है, बोना बना है। क्या बना है, बोना। मैंने तुम्हें समझाया था किस तरीके से बना है, तो देखो, वरन उनमें से एक चौथाई संतति बोने पौधे थे। एक चौथाई संतति क्या थे, बोने पौधे। मतलब चार में से एक कैसा था, बोना था, और तीन कैसे थे मेरे भाई, लंबे थे। कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बोनेपन दोनों विशेष को मतलब दोनों लक्षणों की वंशानुगति हुई है। ठीक है, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया है। कौन सा व्यक्त हो पाया, लंबाई वाला। तो जो लक्षण व्यक्त हो रहा है उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण, और जो व्यक्त नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। ध्यान से समझते चलेंगे। परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया, अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियों की मतलब दो स्वरूपों की वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं। ये या तो समान हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। दो लक्षणों की क्या होगी, वंशानुगति होगी, और मतलब जो प्रत्येक लक्षण है वो स्वतंत्र होता है मेरे भाई। क्या होता है, स्वतंत्र। ठीक है, आ जाओ। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 8.3 में दिखाया गया है। ये वाले चित्र की बात कर रहा है, ये मैंने तुम्हें दिखाई दिया। इस तरीके से इन्होंने एक तो लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया। जब इन्होंने लंबा और बोना पौधा लिया तो देखो किस तरीके से क्या हुआ मेरे भाई, इस तरीके से इन्होंने देखा कि सारे पौधे ही क्या हुए मेरे भाई, सारे पौधे ही क्या हुए मेरे भाई, सारे क्या हुए, लंबे ही पैदा हुए। ठीक है, तो लंबा पौधा और बोने पौधे का जब संकरण करवाया गया तो सारे पौधे हमें कैसे मिले, लंबे पौधे मिले। लेकिन जब हमने जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे थे, कौन सा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके दो पौधे लेके हमने दो पौधे यहाँ ले लिए, और इन दोनों पौधों का जब संकरण करवाया तो तीन पौधे तो लंबे बने और एक पौधा क्या बना, छोटा बना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। चित्र 8.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में टी टी मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का संयोजन 1:2:1 अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, बताओ। आप ये बताएंगे क्रियाकलाप है मेरे भैया ना, अब ये आपको करना है। हाँ, अब देखो आ जाओ।
इस व्याख्या में टी टी मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं। क्या है? दोनों ही लंबे पौधे। जबकि केवल स्मॉल टी टी बोने पौधे हैं। क्या है? बोने पौधे। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी एक प्रति कैपिटल टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि अगर किसी भी मतलब इन सब में देखा था अपन ने, जब अपन ने अभी संकरण करवाया तो उसमें क्या था समझेंगे। देखो, जब हमने संकरण करवाया तो किस तरीके से मिला? हमें मिला मेरे भाई इस तरीके से, इस तरीके से मिला टी और टी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस तरीके से जब भी होगा तो उसमें क्या होता है, जो भी मतलब ये प्रभावी लक्षण होगा वो कैपिटल से दिखा रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कैपिटल टी टी था, यहाँ पे भी कैपिटल टी टी था और एक में स्मॉल टी टी था। अब बताओ इसमें भी कैपिटल दिख रहा है, दिख रहा है कैपिटल टी? हाँ सर, तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या दिख रहा है भाई मेरे भाई, इसमें भी क्या दिख रहा है तुम्हें? कैपिटल टी दिख रहा है। तो इसमें भी कैसा हो जाए, इसमें भी कैसा दिखाई देगा तुम्हें? लंबा ही दिखाई देगा। और इसमें इसमें तो देखो कैपिटल टी है ही नहीं, तो इसमें कैसा दिखाई देगा? बोना दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बोना दिखाई देगा। तो इन्होंने क्या कहा है देखो, दूसरे शब्दों में टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। इन सब में देखो एक एक ही तो है मेरे भाई, एक एक ही तो है। बताओ एक एक ही है या नहीं है? इसमें तो कैपिटल टी टी था, इस तरीके से कैपिटल टी। अब देखो, अब इसमें एक चीज बताओ, क्या इसमें अब इसमें बताओ क्या इनमें तुम देख रहे हो, इनमें तुम देख पा रहे हो कि भाई सब में एक एक कैपिटल टी तो है ही, जो कैपिटल टी है वो ही लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें नहीं है तो ये बोना हो गया। जबकि इसमें देखो, इसमें तो चलो दोनों है कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसमें जो है इसमें इसमें स्मॉल वाला काम कर रहा है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल टी है और यही प्रभावी लक्षण है, यही क्या है? प्रभावी लक्षण है। यही क्या बना रहा है? इसको लंबा बना रहा है। तो जो एक टी है ना, एक टी एक लक्षण है, ये वाला कैपिटल टी है, यही लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। स्मॉल टी की जरूरत नहीं है। स्मॉल टी मतलब ऐसा नहीं है कि दो कैपिटल टी हो तभी बड़ा बनेगा, नहीं। कहने का मतलब समझो कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो ही लंबा बनेगा। अगर एक भी कैपिटल है ना, एक भी कैपिटल टी है, कैपिटल का मतलब बड़ा टी है, तो मेरे भाई अगर बड़ा टी है तो ये भी इसको लंबा बनाने के लिए क्या है? पर्याप्त है। ये बात कहना चाह रहा है। आई बात समझ में कि भाई एक भी टी हुआ ना कैपिटल वाला, अगर बड़ा वाला टी हुआ किसी में एक भी, तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए पर्याप्त हो जाएगा, लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आ जाओ। जबकि बोनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां स्मॉल टी ही होनी चाहिए, जो स्मॉल टी है वही होनी चाहिए दोनों, तो ही बोना बनेगा। ऐसा नहीं है लंबा बन जाएगा। लंबा बनने के लिए तो एक टी काफी है, लेकिन बोना बनने के लिए मेरे भाई दोनों टी ही क्या होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कैपिटल टी वाला जो लक्षण है वो क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। जबकि जो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं वो अप्रभावी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रभावी। चित्र 8.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा अप्रभावी? ये रहा चित्र 8.4। अब बताओ इसमें कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी? ठीक है, बताओ कौन सा लक्षण है? बताओ मेरे भाई। तो देखो बैंगनी फूल वाला, ये बैंगनी फूल है और ये कैसा है? हरा फूल। तो बैंगनी फूल है या हरा फूल, कौन सा है बताओ? तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे बैंगनी और हरा दोनों थे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो तीन तो बैंगनी है और एक कैसा है? हरा फूल है, हरा है। ठीक है, तो कौन सा प्रभावी हुआ? सर बैंगनी फूल। अच्छा, और अप्रभावी कौन सा हुआ? सर हरा फूल। ठीक है, तो जो अपना ज्यादा प्रभाव दिखाए वो प्रभावी, और जो अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाए वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? अभी तो अपन ने एक जोड़ा कैसे लंबाई लंबाई का लिया, लेकिन अब अपन ऐसे करते हैं कि बीज के आकार पे भी ले लेते हैं, कि गोल और झुर्रीदार ले लेते हैं। लंबा और बोना दो चीज हो गई, पौधे की लंबाई हो गई, या तो लंबा हो गया या बोना होगा। एक बीज का आकार भी हो गया कि झुर्रीदार और गोल। ठीक है, तो अब दो लक्षण हो गए, तो दो लक्षणों की बात करेंगे अब। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? इसमें देखो गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीज वाले बोनो पौधे से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? बताओ कैसी संतति होगी? तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे। ठीक है, F1 जो पीढ़ी होगी उसके जो सभी पौधे होंगे वो कैसे होंगे? लंबे और गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। कैसा है? लंबा लंबा और गोल बीज कैसा हो जाएगा? प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे होंगे।
बताओ कह सकते हैं नहीं कह सकते? हाँ सर। परंतु F2 संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बोने परंतु गोल बीज वाले होंगे। देखो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है? कहाँ पे गया? F2 यहाँ पे पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। परंतु F2 पीढ़ी, F2 जो संतति है उसके कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। नए संयोजन का मतलब उनमें कुछ विभिन्नता आएगी, कुछ नया जुड़ के आएगा। तो क्या आएगा नया? उनमें से कुछ पौधे लंबे होंगे परंतु झुर्रीदार बीज वाले होंगे। पहले कैसे थे? लंबे थे लेकिन गोल बीज वाले। यहाँ पे लंबे हैं परंतु झुर्रीदार बीज वाले। तथा कुछ पौधे बोने परंतु गोल बीज वाले होंगे। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला। ठीक है, तो नई संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मनज बना जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। किसमें रहा? F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। अतः लंबे या बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से कैसे होंगे मेरे भाई? वंशानुगत होंगे। ठीक है, अतः लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा मतलब कि भाई मैं तो बाउंडेशन में है, कोई लक्षण बाउंडेशन में है कि ये तो लंबे पौधे के साथ ही होगा, नहीं। सभी जो लक्षण हैं वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो सकते हैं। एक और उदाहरण चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। अब मेरे भैया 8.5 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दिख रहा है सभी को? हाँ, ये है मेरे भाई गोल हरे बीज और ये है झुर्रीदार पीले बीज। ठीक है, दिख रहा है झुर्रीदार, इसमें झुर्रियां पड़ रही हैं। हाँ, तो गोल बीज इसको हमने दिखाया है किससे? देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से दोनों बीज ले लिए। कौन कौन सा ले लिया हमने? कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखो दोनों बीजों को संकरण करवाया तो हमारे पास मिला गोल पीले बीज। क्या मिला? गोल पीले बीज मिले। गोल पीले बीज मिले। अब देखो गोल पीले बीज मिले तो अब देखो यहाँ पे गोल के लिए तो हमने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है, पीले बीज के लिए हमने लिया है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अपन देखेंगे तो अब मेरे भाई हमने क्या किया, इसके दोनों वो ले लिए, दो अपन ने क्या ले लिए? दो बीज ले लिए, यही वाली F1 संतति की। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब इनका संकरण करवाया। जब इनका संकरण करवाया तो देखो किससे संकरण करवाने हैं अपन? देखो कैपिटल, देखो हमने क्या लिया? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये मैंने तुम्हें लिखवा रखा है किस तरीके से। ठीक है, अब देखो जब इसका इससे संकरण करवाया तो हमारे पास क्या हुआ? कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये बड़ा नहीं हो रहा भाई, है ना? देखो समझ लो। अब देखो यहाँ पे इसको इससे किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसको इससे किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसी तरीके से इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमें 4 रिजल्ट प्राप्त, ये मतलब हमें 16 रिजल्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 16 रिजल्ट। अब इन 16 रिजल्टों में तुम देखो कि गोल पीले बीज, अब गोल पीले बीज कहाँ पे है? गोल भी हो और पीले भी हो। ध्यान से देखना कि गोल भी हो और पीले भी हो। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, एक ये रहा 5 6 7 8 और एक ये रहा 9। तो 9 तो गोल है, 3 झुर्रीदार है या नहीं है? 3 झुर्रीदार है या नहीं है? देखो एक जो झुर्रीदार ये रहा, एक झुर्रीदार ये रहा और एक ये झुर्रीदार ये रहा। तो गोल पीले, पहले तो गोल भी होने चाहिए और पीले भी होने चाहिए। तो ये गोल भी हैं और पीले भी हैं, तो कितने थे? 9। तो गोल पीले बीज थे 9। कितने थे? 9। आगे आ जाओ। आगे देखो, आगे कह रहा है भाई ये गोल पीले बीज हो गए, उसके बाद में गोल हरे बीज। गोल हरे बीज कितने होंगे? देखो गोल हरे बीज, तो देखो हरे भी होने चाहिए और गोल भी होने चाहिए। तो ये रहा 1 2 3, कितने हैं? 3। अच्छा, झुर्रीदार पीले कितने हैं? झुर्रीदार पीले हैं मेरे भाई यहाँ पे कितने? 1 2 3। ठीक है, अच्छा झुर्रीदार हरा बीज कितना है? झुर्रीदार भी होना चाहिए और हरा भी होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ए रहा, तो 1 है। ठीक है, इस तरीके से टोटल कुल लक्षण कितने मिले हमें? 16। कितने मिले? 16 लक्षण मिले। कितने मिले? 16 लक्षण मिले। अब आगे देखो, अब आगे देखेंगे। देखो दो अलग अलग लक्षणों
बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशानुगति। भाई इसमें ऐसा थोड़ी है कि सभी में मतलब जैसे स्वतंत्र, अब स्वतंत्र नहीं होते तो ये कोई, तो मैं जैसे 9 बनाया तो सारे ही 9 बनाते, ये सारे बाउंडेशन में होते, लेकिन यहाँ तो क्या अनुपात अलग अलग है, मतलब कि ये स्वतंत्र वंशानुगति, इसमें किसी की बाउंडेशन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? अनुवांशिकता कार्यविधि इस प्रकार होती है, तो किस प्रकार होती है? ठीक है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि लंबाई का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, कमेंट करके बताएंगे कौन सा हार्मोन होता है जो लंबाई को नियंत्रित करता है कि पौधा कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, ऑक्सिन था, जिब्रेलिन था, साइटोकाइनिन था, या फिर कौन सा था वो बताएंगे। ठीक है, चलो हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रकार के लिए एंजाइम जो है इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम, ठीक है, एंजाइम को इसने क्या बोला है हिंदी में? प्रकीर्णव। क्या बोला है? प्रकीर्णव दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि हम इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं, यदि मान लो यदि इस प्रोटीन, जो भी ये प्रोटीन था, इसके जीन में अगर कुछ परिवर्तन आ जाए तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, और वह पौधा लंबा नहीं होगा, और वह पौधा लंबा नहीं होगा, मतलब कि कम दक्ष होगी। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा यह पौधा कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन ही क्या करते हैं मेरे भाई? लक्षणों को बोलते हैं ट्रेट्स। ठीक है, उनको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। लक्षणों को कौन नियंत्रित करते हैं? जीन करते हैं। कल मैंने लिखाया भी था, नोट पर। आगे दिखते हैं। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतान को प्रदान करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो सेट होंगे। ठीक है, प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। कह रहा है कि भाई जब जनन करते हैं तो दो सेट होते हैं, लेकिन जो कार्य करेगा वो एक ही सेट करेगा। ठीक है, मतलब कि एक ही सेट करेगा। ठीक है, आ जाओ। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां होती हैं, फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? मैंने बताया था किस तरीके से बनता है, कौन सा विभाजन पाया जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हें बताया था ना मैंने कि किस तरीके से, कितने मतलब क्या बताना पड़ेगा भाई, तुम बताओ कि भाई जैसे मान लो एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे, दो कोशिका से चार कोशिका बनेंगी, तो कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री या अर्धसूत्री? जब अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो किस प्रकार होता है, ये वाली चीज बताई थी मैंने। तो देखो, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां मतलब कॉपीज होती है, फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में दर्शाया गया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप में आहारित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। ध्यान से समझना कि एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए होता है उसमें एक ही होंगे, नहीं, अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं जीन का जो सेट है। ठीक है, चलो, प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र। ठीक है, अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र दो प्रतिकृतियां होती है। कितने गुणसूत्र की प्रतिकृतियां होती है? प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, जिसमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका मतलब
युग्मक में जाता है। कितना कितना जाता है मेरे भाई? एक गुणसूत्री जाता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ा का जोड़ा चला गया, एक्स एक्स चला गया, एक्स वाई चला गया। अब जैसे मान लो, अभी मान लो कि भाई देखो समझो, भाई पहले मान लो 23 जोड़े गुणसूत्र। भाई क्या हो गए थे ना बन। देखो अब समझो, अब मेरे भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो गुणसूत्र थे, अब देखो हमारे पास कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं। हाँ गुरुजी 23 जोड़ी होते हैं, नहीं दिख रहा? अब देखो भाई हमारे पास कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी, हाँ गुरुजी 23 जोड़ी होते हैं। उनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं मेरे भाई, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी तो क्या काम के लिए आते हैं भाई? शरीर के निर्माण के लिए। किसके लिए? शरीर के निर्माण के लिए आते हैं। हाँ गुरुजी आते हैं। दूसरा कितना बचा भाई? एक जोड़ी बचा। अब ये एक जोड़ी गुणसूत्र कौन सा होगा? अब देखो, अब ये एक जोड़ी गुणसूत्र में क्या होगा मेरे भाई? एक में तो होगा एक्स एक्स और एक होगा एक्स वाई, एक्स एक्स और एक एक्स वाई। अब देखो जोड़ी तो यही हो गई एक, और एक जोड़ी ये हो गई, ये तो दो जोड़ी हो गई सर, ऐसा थोड़ी है। अब मेरे भाई 22 जोड़ी, अब जैसे मान लो 22 जोड़ी, अब 23 जोड़ी तो मान लो 23 जोड़ी तो लड़की के और 23 जोड़ी लड़के के, मतलब पुरुष के और मादा के। तो मेरे भाई 23 23 तो कितने जोड़ी हो गए? 46 जोड़ी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं सर। कैसा होता है मेरे भाई? जो पैदा होगी संतान उसमें भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। ऐसा नहीं है 46 जोड़ी हो जाएंगे, ऐसे तो 46 जोड़ी उसमें हो जाएंगे। दूसरे किसी मतलब दूसरी जो महिला होगी, मान लो जब भी अगली पीढ़ी होगी तो उसमें 46 46 कितने हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे, फिर 92 में से और ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। कि अब देखो भाई हमारे अंदर भी कितने हैं? 23 जोड़ी। हमारे माता पिता के भी अंदर कितने हैं? 23 जोड़ी। और भी मतलब जो भी हमारे दादा वगैरह जो भी है, मतलब हमारे पूर्वज थे, और जो भी हमारे संतानें होगी, कितने जोड़ी होंगे भाई? 23 जोड़ी होंगे। कितने जोड़ी होंगे? 23 जोड़ी। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, ध्यान से समझना, कि एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में क्या लेता है? जाता है। एक गुणसूत्र ही जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब यहां से मान लो 22 जोड़ी, मतलब 23 23 जोड़ी है, तो इनमें से ऐसा नहीं होगा। इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो ऐसे हैं जो शरीर के निर्माण के लिए हैं, तो वो माता के भी हो सकते हैं, पिता के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र हो गए मेरे भाई, ये दोनों के मिक्स होके ही मतलब हमारे पास कितने में आएंगे? 22 जोड़ी आएंगे। कितने जोड़ी आएंगे? 22 जोड़ी। ये 22 जोड़ी तो इसके शरीर के निर्माण के लिए है। कौन से किसके लिए? किसके लिए है? शरीर के निर्माण के लिए। लेकिन जो एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी, इसमें क्या होगा? इसमें ओनली एक ही गुणसूत्र काम आएगा। अगर माता का एक्स ले लिया और पिता का एक्स ले लिया तो लड़की हो जाएगी, और अगर इसके माता का एक्स लेके और पिता का वाई ले लिया तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़का। तो सर क्या ये माता के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा क्या लड़का हो गया लड़की? नहीं, क्योंकि माता के पास तो गुणसूत्री कौन सा है? माता के पास कौन सा है मेरे भाई? माता के पास कौन सा है? एक्स एक्स। अब इनमें तो वाई कहीं दिख ही नहीं रहा। लिंग का निर्धारण कहां से होगा? ये करेगा भाई, है ना? नर गुणसूत्र करेगा। अब नर गुणसूत्र में एक तो है एक्स और एक है वाई। अगर अगर नर गुणसूत्र से एक्स मिला है, नर का जो है, अगर उसमें क्या क्या मिला है? उससे एक्स मिला है। नर के गुणसूत्र से अगर एक्स मिला है तो लड़की हो जाएगी, और अगर वाई मिला है तो लड़का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। यही बताया मैंने, पुनः सामान्य हो जाती है, मतलब 22 जोड़ी हो जाती है। तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीसीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? चलो आओ पता करते हैं कि वंशानुगति किस प्रकार होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे युग्मक थे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या था? एक्स। ठीक है, इस तरीके से जब इसने वाई के साथ किया, ये एक्स गुणसूत्र था माता का, तो इसने क्या किया मेरे भाई? जब यहाँ एक्स से किया तो एक्स वाई बन गया, और यहाँ पे एक्स से ही किया तो एक्स एक्स बन गया। अगर एक्स एक्स बना है तो मादा हो जाएगी, और एक्स वाई बना है तो नर हो जाएगा। ठीक है, आओ इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलग अलग स्पीसीज के इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, ये वाली चीज मैंने लिखाई है। इसलिए कुछ प्राणियों में
जैसे कि कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचित अंडे मतलब युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ये बताया था मैंने कि भाई जो लिंग निर्धारण होता है वो ताप पर डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो कुछ सरीसृपों में भाई वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। होंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग नहीं बदल सकते, वो सॉरी लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। ठीक है, ये अपना लिंग बदल सकते हैं, अब लिंग बदल सकते हैं तो ये आनुवांशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। तो मैंने तुम्हें बताया अगर पिता से जो नर है वो उसको नर से अगर मान लो एक्स गुणसूत्र मिला है तो लड़की हो जाएगी, और वाई गुणसूत्र मिला है तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स किसको दिखाता है? मादा को दिखाता है, लड़की को दिखाता है। ठीक है, एक्स वाई किसको दिखाता है? नर को दिखाता है, लड़के को दिखाता है। ठीक है, आज आगे आ जाओ। परंतु अभी तक हम मानते आ रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? बताओ भाई कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। ठीक है, इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुण पेड़ युग्म नहीं होते, पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते, पूर्ण रूप से नहीं होते। गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, उनमें अलग अलग सिंगल सिंगल गुणसूत्र की बात कर रहा है ये। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुण पूर्ण पेड़ युग में नहीं होते। आई बात समझ में? आगे आ जाओ। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुण प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग में जिसे लिंग कहते हैं जो सदा पूर्ण में नहीं होते। 22 जोड़ी तो गुणसूत्र मतलब किसमें हो सकते हैं? जोड़े में। लेकिन जो ये लिंग गुणसूत्र है वो जोड़े में नहीं होगा। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है। स्त्री में क्या होता है? गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स कहलाते हैं। लेकिन उस जो नर है, नर में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है। क्या होता है? छोटा, जिसे हम वाई गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई गुणसूत्र। देखो क्यों कहते हैं यहाँ पे इसको छोटा गुणसूत्र क्यों कहते हैं? मेरे भाई ये पूरा का पूरा एक्स है, अगर मैं इसको छुपा लूं, देखो ए से छुपाऊं, हाँ, इसको छुपा लेता हूँ, अब ये वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसको अगर मैं छुपा लूं तो क्या दिख रहा है तुम्हें? इसको इधर देखो, इसको अगर मैं इतना छुपा लूं तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? वाई दिखाई देगा गुरु जी। वाई दिखाई देगा, हाँ सर। ये वाई गुणसूत्र छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें से ये एक्स वाले जो नीचे का डंडा है ना, इस तरीके से जो जा रहा है ये वाला डंडा, इसको आधा हटा देंगे यहाँ से तो वाई गुणसूत्र बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? छोटा गुणसूत्र। क्या कहते हैं? छोटा गुणसूत्र कहते हैं। आगे देखो, अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? ठीक है, चलो। जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है, सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह क्या होगा? लड़का होगा। मतलब कि एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा? लड़की, और एक्स वाई क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। अच्छा, भी प्रश्नों के आंसर दो कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं अथवा अप्रभावी? बताओ भाई, कैसे पता चला इनको भाई ये लक्षण जो है वो प्रभावी है या अप्रभावी? बताएंगे सभी, बताओ जल्दी बताओ, कैसे पता किया था उन्होंने? कहोगे कि सर मेंडल ने जब मतलब अपने क्या करवाया था उन्होंने? बताओ। जब भाई मेंडल ने प्रयोग करवाए थे, ध्यान से समझना, जब मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि जो F1 पीढ़ी थी उसकी संतति में सभी पौधे थे। लेकिन लेकिन जब दूसरी F2 पीढ़ी में संकरण करवाया, F2 पीढ़ी का संकरण करवाया तो उसमें हमने देखा कि कुछ लंबे थे और कुछ पौधे क्या थे? बोने थे। लेकिन लेकिन जिनमें जिनमें अगर लंबाई, जिनमें जो चीज, जिनमें हम देखेंगे कि भाई उनमें जो क्या था, कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे क्या थे? बोने थे। तो जिन पौधों में देखा हमने, जिन पौधे, जो पौधे लंबे थे वो उनमें क्या था? कैपिटल टी प्रभावी था। कैपिटल टी क्या था? प्रभावी। तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ पौधे हैं जिनमें क्या हो रहा है मेरे भाई? बताओ। कुछ पौधे थे जिनमें क्या हो रहा था? एक ही लक्षण दिखा, जैसे लंबापन है, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर दिखा। दूसरे पौधे में क्या हुआ? बोना। अब देखो, जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसे कहूं
जैसे मान लो मेरे पास 100 लोग हैं जिनकी लंबाई मान लो मेरे बराबर है, और एक है मतलब मान लो एक या दो, मान लो पांच, मान लो पांच क्या है, इतने छोटे छोटे से हैं, ठीक है। अब मैं उनको भीड़ में खड़ा कर दूं तो कौन से दिखाई देंगे, तो सर लंबे ही दिखाई देंगे, तो प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ, लंबा हुआ। अब यहाँ पे ऐसी चीज मत कर लिख देना कहीं पे, तुम ऐसे लिख दो नहीं। हम क्या कहेंगे कि भाई जब मेंडल ने F1 पीढ़ी में संकरण करवाया तो वहां पर सभी पौधे लंबे थे, लेकिन जब F2 पीढ़ी का संकरण करवाया, F2 पीढ़ी में आए थे, उनमें से क्या थे, कुछ तो पौधे थे और कुछ क्या थे, लंबे थे। जो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे थे वो लंबे थे, और जो नहीं दिखाई दे रहे थे वो क्या थे, बौने थे। तो जो लक्षण दिख रहा था वो प्रभावी लक्षण था, और जो लक्षण नहीं दिख रहा था वो क्या था, अप्रभावी था। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब बताओ दूसरा प्रश्न बताओ ये कि भाई इसने कैसे पता किया कि मेंडल से कैसे पता चला कि जो विभिन्न लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। बताओ। देखो, अब उन्होंने देखा था कि मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया कि वंशानुगत कैसे, कि भाई जब उन्होंने संकरण करवाया, द्विसंकरण करवाया, क्या करवाया, द्विसंकरण। पहले तो संकरण करवाया था उन्होंने, उसके बाद में जब आया दूसरे में क्या किया उन्होंने, द्विसंकरण करवाया। द्विसंकरण का मतलब है उन्होंने दो गुण लिए थे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से गुण लिए, उसमें बीज का रंग भी लिया हमने, बीज का आकार भी लिया, और मतलब लंबाई और बौनेपन भी लिया। तो देखा कि मेंडल के प्रयोग से पता चला, हमें क्या पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र वंशानुगत होते हैं। तो उन्होंने जब प्रयोग करवाया तो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे क्या थे भाई, जो लंबे थे और उनमें बीज का आकार कैसा था, झुर्रीदार, लंबे और कैसे थे, गोल थे। लंबे पौधे थे और गोल, बीज का आकार कैसा था, गोल। लेकिन कुछ पौधे ऐसे थे जिनमें क्या थे, झुर्रीदार थे, क्या थे, झुर्रीदार, और पौधा कैसा था, बोना था। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे थे जिनमें लंबे पौधों के झुर्रीदार बीज था, लंबे पौधों क्या था, झुर्रीदार बीज था। इससे हमें ये पता चलता है कि मेरे भाई जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण हैं वो क्या होंगे, स्वतंत्र अनुगत होते हैं। ऐसे किसी भी के दबाव में नहीं है कि भाई अगर मान लो 5 पौधे लंबे हैं तो 5 पौधे लंबे ही बनेंगे, नहीं। छोटे भी हो सकते हैं, बोने भी हो सकते हैं, मतलब बोने भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब देखो, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है, उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग ओ है। क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दिए। बताओ, बताओ क्या कहना चाहेंगे इसमें। ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री, इसकी एक स्त्री है जिसका रुधिर वर्ग क्या है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है मेरे भाई, ब्लड ग्रुप क्या है मेरे भाई, ओ है, क्या है, ओ। ओ कौन ओ है, से विवाह करता है। उनकी पुत्री का कैसा हो गया मेरे भाई, अब उनकी पुत्री का जो रुधिर मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, बताओ। बताओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इसने क्या कहा है, देखो ध्यान से समझो कि अथवा ओ प्रभावी लक्षण है। पहले तो ये बताओ कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, ए है या ओ है। तो बच्ची के अंदर कौन सा आया है, ओ, तो प्रभावी भी कौन सा हो जाएगा, ओ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहली बात तो ये कि भाई इनमें क्या हुआ कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाला और ओ ब्लड ग्रुप वाला, इन दोनों में क्या हुआ है, जनन हुआ है। जनन के दौरान भाई, जनन से क्या हुआ है कि जो संतति उत्पन्न हुई है उसमें क्या होंगे, दोनों के लक्षण होंगे। लेकिन दोनों के लक्षण होंगे, लेकिन पिता का ए है और माता का ओ है। जब संतति हुई है तो संतति में ओ जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण दिखाई दिया गया है, मतलब कि ओ लक्षण यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसलिए प्रभावी लक्षण कौन सा है, ओ है, क्या है, ओ है, ठीक है। अच्छा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, बताओ। मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है वो अपने पिता के गुणसूत्र होता है मेरे भाई, किससे होता है, पिता के गुणसूत्र होता है, किससे होता है मेरे भाई, बताओ, पिता के गुणसूत्र से होता है। कैसे होता है पिता के गुणसूत्र, बताएंगे, देखिए एक बार। भाई पिता के गुणसूत्र मैंने बताया था, पिता के गुणसूत्र में क्या होता है, एक्स वाई होता है, क्या होता है, एक्स वाई। अरे होता है कि नहीं होता, पहले तो ये बताओ। हाँ सर होता है, एक्स वाई। पिता के गुणसूत्र में अगर एक्स वाई होता है, अगर वाई मिल जाता है, अगर वाई मिल जाता है, एक्स एक्स तो माता में होते हैं और पिता में एक्स वाई होते हैं। अगर मान लो अगर पिता के पास क्या है, पिता के पास एक्स भी है और वाई भी है, अगर उस सूत्र में से अगर एक्स मिल गया तो एक्स एक्स मिलके क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और एक्स वाई मिल गया तो लड़का हो जाएगा, एक्स वाई मिल गया तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो माता पिता से मिलने वाले लिंग गुण निर्धारित होता है, किससे, गुणसूत्र। मानव में जो बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो हम बताएंगे कि मानव में जो निर्धारण है अपने माता पिता से जो गुण होते हैं उन मिले हुए गुणसूत्र द्वारा होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आपने क्या सीखा, क्या सीखा है तुमने, देख लो। जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती है। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि
है। लैंगिक जनन वाले जीव में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों को एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण और अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। भिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स लड़कियों के लिए है तथा वाई लड़कों के लिए है, किस प्रकार के हैं। अगर वाई एक्स मिला है तो लड़की हो जाएगी और वाई मिला है तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये लो तुम्हारा चैप्टर हो गया। अब देखो ये प्रश्न देखो मेरे भाई। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इन संतति के सभी पुष्प बैंगनी रंग के थे। कैसे थे मेरे भाई? बैंगनी रंग के। अब देखो, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। बताओ कैसी थी? अब बताएंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, लेकिन बताएंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये। पहले तो ये समझो कि कहना क्या चाह रहा है। ये अगर समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ बताओ भाई कौन सा होगा? देखो, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, ठीक है, का संकरण बोने पौधे, देखो ध्यान से समझना। देखो, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं लंबे पौधे को कैपिटल टी मान लेते हैं। सभी को देखो, देखो भाई लंबे मटर के पौधे थे तो उसको हम कैपिटल टी मान लेते हैं। ये लो, लंबे मटर के पौधे हैं तो अपन ने मान लिया कैपिटल टी का है, इसलिए कैपिटल टी टी। जिनके बैंगनी पुष्प थे, जिनके बैंगनी पुष्प, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू डब्ल्यू का संकरण बोने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। बोने पौधे थे, ये रहा, इसको स्मॉल लेंगे अपन, स्मॉल ना, बैंगनी थे ना तो अपन डब्ल्यू डब्ल्यू लेंगे स्मॉल वाला, और व्हाइट है तो इसलिए अपन को डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे। अब इनमें से जो वो हुए वो कौन से थे? बैंगनी रंग के, मतलब कि स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, आगे देखो। परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बोने थे मतलब, अब देखो इनमें से जो बोने थे वो कैसे होंगे? बोने में टीटी होगा। ठीक है, इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। लंबे पौधों की आनुवांशिक रचना। अब मेरे भाई जो ये मिले थे वो मिले हैं हमारे पास स्मॉल टीटी, उनमें से लगभग आधे बोने थे, तो टीटी और पुष्प बैंगनी थे, सभी बैंगनी रंग थे। ठीक है, बैंगनी रंग थे मतलब। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु सभी पौधों में बैंगनी रंग, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे आधे। कितने थे बोने? आधे। ठीक है, इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। किसकी पूछ रहा है? लंबों की। अगर लंबे की पूछ रहा है तो मेरे भाई देखो, आधे पौधे तो बोने थे, तो मेरे भाई तो ये कैपिटल टी वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। शुद्ध बोने, ये तो मतलब क्या है? शुद्ध लंबे है, ये तो होगा नहीं। अब या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। आगे देखो, परंतु उनमें से लगभग आधे, इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। अब निम्नलिखित थी का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये बताओ? निम्नलिखित थी। अब देखो, इसने क्या कहा है? लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित थी। अब कौन सी थी? अब देखो, यहाँ पे ये कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू तो हो नहीं सकता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा। तो तुम्हें याद रखना है कि भाई कौन सा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू ओ डब्ल्यू। ठीक है मेरे भाई, बताओ। ठीक है, बताओ आया कि नहीं आया समझ में ना? कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मेरे भाई बैंगनी, है ना, ध्यान रखना। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है इस तरीके से डब्ल्यू। ठीक है, ये भी उल्टा बता दिया था क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं। और सफेद का मतलब है स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो सभी पौधे कैसे थे, पहले तो ये देखो सभी पौधे कैसे थे? सभी पौधे पुष्प में बैंगनी रंग के थे। किसके थे? बैंगनी रंग के। बैंगनी रंग प्रभावी था ना, तो प्रभावी को हम किससे दिखते हैं? कैपिटल से, और जो प्रभावी नहीं होता उसको स्मॉल से। तो कैपिटल कौन सा था?
बैंगनी वाला, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये सभी पौधों में पुष्प कैसे थे, बैंगनी रंग के। तो देखो मेरे भाई ये स्मॉल डब्ल्यू वाला तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा और या ये होगा। इसने क्या कहा, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बोने थे, मतलब शुद्ध बोना तो शुद्ध लंबा तो हो ही नहीं सकता, तो बचेगा कौन सा, ये वाला। देखो वापिस समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना मेरे भैया ना। देखो इसने क्या कहा कि मेरे पास भाई मेरे इसने कहा कि कुछ पौधे थे, कुछ तो लंबे थे और कुछ बौने थे। उनमें से किसी जो लंबे पौधे थे उनके बैंगनी पुष्प थे, और उनमें जो बौने पौधे थे उनके कैसे थे, सफेद। हम यहाँ पे बैंगनी रंग क्या होता है, देखो हमने जब मटर का जब हमने अवलोकन पढ़ा था पूरा का पूरा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें लिखवाया है, तुम्हें पूरी बनवाया है मैंने सारणी में। तो उसमें क्या था कि हम कैपिटल डब्ल्यू से किसको दिखाएंगे, जो प्रभावी है। और प्रभावी कौन सा था हमारे पास, पुष्प का रंग कौन सा था, बैंगनी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैपिटल डब्ल्यू से हमने दिखाया किसको, मेरे भाई बैंगनी रंग का। तो इसने क्या बोला है, इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प जो थे वो बैंगनी रंग के थे। मतलब कि अब देखो जितने भी मतलब पौधे हुए थे उनमें पुष्प का रंग कैसा था, बैंगनी। बैंगनी का मतलब कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू होगा, इसमें स्मॉल डब्ल्यू है ये नहीं होगा, इसमें स्मॉल डब्ल्यू है ये नहीं होगा। तो कैसा होगा, अब देखो या तो कैपिटल डब्ल्यू होगा या बड़ा। अब इसने क्या कहा है, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बोने थे। मेरे भाई ये देखो, ये वाला देखो यहाँ पे तो शुद्ध लंबी ही है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक या माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं, ठीक है, हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का प्रभाव का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब बताओ इसमें क्या होगा कि भाई अपने माता, इसने कहा कि भाई एक पिता था, उसकी बच्चों उसके बच्चे के बच्चे का जो रंग है आंखों का वो कैसा था। इसने कहा कि भाई उसका रंग कैसा था मेरे भाई, उसकी आंखों का रंग भी क्या था। देखो अब ध्यान से समझेंगे। एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक या माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब मेरे भाई समझो, इनकी भी क्या है, हल्की आंख, आंख का रंग कैसा है, हल्का, और इनका भी क्या है, हल्का। तो हल्का हल्का मिलके तो कैसा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए था। लेकिन बच्चे की आंखें कैसी है, हल्के रंग की। तो ये लक्षण प्रभावी हुआ क्या, नहीं सर, ये लक्षण क्या हुआ, अप्रभावी। क्या हुआ, अप्रभावी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अप्रभावी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अप्रभावी, ठीक है। ठीक है ना मेरे भाई। अब अप्रभावी लक्षण क्यों है, क्योंकि अप्रभावी लक्षण वही होता है जो अपने माता पिता से प्राप्त हुआ हो, अपने माता पिता से क्या हुआ हो, प्राप्त हुआ हो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। अभी प्रोजेक्ट तो तुम्हें बनाना है मेरे भैया ना। देखो आगे देखो, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। ये मैंने तुम्हें भी एक्स वाई गुणसूत्र बताया था ना, एक्स मिलेगा तो लड़की और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर हो गया मेरे भाई पूरा कंप्लीट, ठीक है। मैंने सारी चीजें तुम्हें कराई है, तुमने देखा होगा कि किताब में कितना दिया हुआ है और मैंने जो तुम्हें कराया है वो कितना करवाया है, ठीक है। एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है और इस चैप्टर का मेरे भाई दी एंड हो चुका है, ठीक है। इससे जो प्रश्न पूछा जाता है वो मेंडल के रेशियो, जो मेंडल की चीजें हैं उनमें से पूछा जाता है या फिर मटर के पौधे से पूछा जाता है। तो मैंने मटर के पौधे के गुण भी लिखा है कि क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या लिया था, क्या था, वो सारी चीजें मैंने कराई है। कौन सा प्रभावी लक्षण है, कौन सा प्रभावी लक्षण है, उनकी सारणी मैंने अलग से बनवाई है। तो देख सकते हो कि किताब में कितना है और मैंने तुम्हें कितना अच्छे तरीके से और कितने डीप में तुम्हें अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है मेरे भाई। 8वां चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है और कल तैयार रहना 9 चैप्टर के लिए जिसका नाम है प्रकाश, ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। कल हम जो बात करेंगे प्रकाश के बारे में बात करेंगे, प्रकाश क्या है, किस प्रकार की ऊर्जा है, किस प्रकार की क्या है क्या नहीं है, क्या सीधे माध्यम में गति करती गमन करती है या फिर मतलब नहीं करती, जो भी है उन चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, टेक केयर, लव यू। भाई इस चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, भी आपका मन हो है और आप मुझे बता देंगे सर ये वाली समस्या है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी, हमारा फ्लाइंग किस, ठीक है, चलो।